प्रिया और वह दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए। कबीर ने देखा गाड़ी का बोनेट हल्का सा बंद हो चुका है, पर वह चल रही थी। उसने जैसे तैसे गाड़ी निकली और आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी बंद पड़ गई। कबीर ने कसकर अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा और बोल, कहाँ फंस गया यार मैं, ये कहकर वह बाहर आया और बोनट खोलकर देखना लगा। प्रिया भी बाहर आ चुकी थी। वह अपनी उंगलियां उलझते हुए खड़े रहकर कबीर को देख रही थी। अब तो दोपहर हो चुकी थी, धूप भी काफी बढ़ चुकी थी। कबीर ने अपने ड्राइवर को कॉल किया और उसे दूसरी गाड़ी ले आने के लिए कहा, पर आते आते रात हो जाती, इसीलिए उन्होंने यह वह देख आसपास सिवाय पेड़ों के कुछ भी नहीं था। वे लोग गाड़ी में बैठ गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद कबीर को इरिटेशन होने लगी। प्रिया भी देख पा रही थी कि वह काफी परेशान हो रहा था। प्रिया चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी थी। तभी गाड़ी में अच्छा की आवाज आई। यह आवाज कबीर के पेट से आई थी। वह थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया और वह गाड़ी से बाहर निकल आया। प्रिया भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। अब तक शाम के 5 बजे चुके थे। प्रिया ये वहां देखने लगी, तभी उसे दूर एक पपीते का झाड़ नजर आया। वह वहां जाने लगी। कबीर उसे देख रहा था। वह उसे झाड़ की और गई और अपना हाथ उठाकर पपीता तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसकी हाइट वहां तक नहीं जा रही थी, तो उसने आसपास देखा। उसे एक पत्थर नजर आया। उसने उसे वहां रखा और उसे पर चढ़कर पपीता तोड़ने लगी, पर फिर भी उसका हाथ नहीं जा रहा था। वह छल उछलकर कबीर ने उसकी इस हरकत पर अपना सर नामे हिला दिया। उछलने के कारण उसकी साड़ी कमर से हल्की सी सरक गई थी, पर फिर भी वह उछल रही थी। अब उसको दम भी लग चुका था और वह हौंफने लगी थी। कबीर उसकी ओर गया और उसे पीछे से उठा लिया। प्रिया एक पल को हड़बड़ा गई, पर उसने जल्दी से 2-3 पपीते तोड़ लिए। कबीर का हाथ उसके कमर पर था। उसने उसे धीरे धीरे नीचे उतारा। तभी उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिला। 2 मिनट बाद प्रिया होश में आई। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने जैसे ही नजरें झुकी, कबीर भी मानो होश में आ गया। प्रिया पपीते लेकर गाड़ी की ओर बढ़ी। अब उसे कुछ काटने के लिए चाहिए था, तो उसने यह वह देखा। कबीर ने ड्राइवर में से एक छोटा सा नाइफ निकालकर उसके आगे कर दिया। प्रिया ने भी वह ले लिया और पपीता काटा और कबीर की ओर बढ़ा दिया। कबीर ने कहा, मैं नहीं खाता ये सब, तुम जैसे गंवार लोग ही खा सकते हैं ऐसी चीज। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुकाकर हाथ पीछे ले लिया और चुपचाप पपीता खाने लगे। तो कबीर भी उसे देख रहा था। प्रिया ने जैसे ही कबीर को पपीता खाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वे लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर भी अब तक गाड़ी लेकर आ चुका था। कबीर ने ऐसे चलने का इशारा किया तो वह गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिया गाड़ी में ही सो चुकी थी। कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर लोग थोड़ी देर बाद सिंघानिया मशीन के बाहर पहुंच गए। क्योंकि प्रिया अब तक सो रही थी, इसलिए उसने बाहर निकालकर जोर से दरवाजा बंद किया ताकि प्रिया की नींद खुल जाए। प्रिया हड़बड़ाकर उठ गई और यह वह देखने लगी। उसे जैसे ही समझ में आया कि बोलो पहुंच चुके हैं और कबीर चाबी चुका है, वह भी चुपचाप उतर आए और बंगले की ओर बढ़ गई। अंदर जाते ही उसकी नजर हाल में पड़ी, जहां बुआ जी, नकल, निष्ठा और आरती जी बैठे हुए थे। वह लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। कबीर सीधा अपने कमरे की ओर जा चुका था। प्रिया उन सब की ओर गई। अब मुस्कुराकर फिर से आरती जी और बुआ जी के पैर छू दिए। आरती जी ने प्यार से उसकी सर पर हाथ रखा और कहा, कैसे रहे बेटा दर्शन। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ अच्छे से हो गए। थोड़ी देर ऐसी ही बातें करने के बाद निष्ठा ने कहा, भाभी हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। चल ठीक है, वैसे भी मैं बहुत दिन हो गए मुंबई घूमा नहीं, तो इस बार हम साथ में चलेंगे और खूब मजे करेंगे। आरती जी भी ये सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, बेटा ले जाना इसे भी, ये भी घूम आएगी। तभी बुआ जी बोली, हाँ ले जाओ, पिचकारी ने कभी देखा नहीं होगा ना, बड़ी बड़ी जगह, मिडिल क्लास जो है। आरती जी को बुआ जी के लिए तने बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद प्रिया ऊपर जाने लगी। उन सब में मौजूद नकुल तो प्रिया को अजीब तरीके से ही देखा जा रहा था, जिससे प्रिया भी अनकंफर्टेबल हो रही थी, पर सभी मौजूद थे इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब जब वह ऊपर जा रही थी तब भी उसकी नजर उसे पर ही थी। प्रिया जैसे ही कमरे में पहुंची, उसे कबीर देखा तो शायद अच्छा और लेकर भी आ चुका था और अपने काम में लग चुका था। इस वक्त 7:30 बज चुके थे। प्रिया बिना कुछ कहे क्लोजेट में गई और अपने कपड़े लेकर चेंज करने लगी। वह फ्रेश हो चुकी थी। वह चुपचाप आईने के सामने आई और अपने बालों का जुड़ा बनाने लगी। उसकी चूड़ियां हल्की सी शोर मचा रही थी। कबीर ने एक नजर उसकी ओर देखा और अपने काम में ध्यान लगाने लगा। फिर प्रिया ने अपना दुपट्टा लिया और नीचे की ओर चली गई। उसने डिनर तैयार किया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। कबीर भी आकर बैठ गया। प्रिया सभी को खाना सर्व करने लगी तो नकुल ने कहा, भाभी क्या चल मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ, ये निष्ठा की बच्ची तो मुझे साफ साफ मना कर रही है। ये कहकर वह घुरकर निष्ठा को देखने लगा। निष्ठा ने कहा, तो हाँ भाई, हम लड़कियों के बीच आपका क्या काम, मैं नहीं लेकर जाऊंगी आपको, और भाभी आप भी मना कर दीजिए। प्रिया क्या कहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उससे पहले ही हुआ जी बोल पड़ी, हाँ हाँ चले जाना, इससे क्या पूछ रहे हो। नकुल के चेहरे पर एक तेरी मुस्कान आई और उसने अपना सर हमें हिला दिया। निष्ठा भी फिर चुप हो गई और प्रिया भी। फिर उसने खाना भरोसा, पर कबीर के कानों ने ये सब सुन लिया था। उसे यह जानना था कि यह लोग कहाँ जाने वाले हैं। करो चुपचाप डिनर करता रहा। प्रेम जी ने तभी आरती से कहा, आरती जी हमारे बिजनेस पार्टनर के बेटे की शादी है, वह हमारा बचपन का दोस्त भी है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा, और शादी दूसरे शहर में है इसीलिए हमें 2 दिन के लिए वहां जाना होगा, तो आप तैयार हो जाएगा, हम कल सुबह की फ्लाइट से निकलेंगे। ये कहकर वह चुप हो गए। आरती जी और प्रेम जी का रिश्ता केवल फॉर्मेलिटी का ही रिश्ता था। आरती जी को प्रेम जी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर चलते थे और इसकी क्या वजह थी वह आगे जाकर आपको पता चलेगा। कबीर ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां की ओर देखने लगा। तभी आरती जी की नजर भी कबीर पर चली गई। उन्होंने अपने पलके झपकाकर कबीर को कुछ इशारा किया। कबीर भी उनका इशारा पाकर शांत हो गया।
सभी ने अपना डिनर खत्म किया। तभी बुआ जी ने कहा, वह बहू रानी जरा हमारे कमरे में आकर हमारे पैरों की मालिश कर देना प्लीज, हमारे पर काफी दर्द कर रहे हैं। प्रिया ने मुस्कुराकर अपना सर हमें हिलाया, पर कबीर को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, पर उसे प्रिया की चिंता नहीं करनी चाहिए ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। दादी ने भी कहा, अब आरती बेटा 2 दिन के लिए जा रही है तो हमारा घर में मन नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं, हम भी अपनी जो महिलाओं की मंडली दर्शन के लिए जा रहे उनके साथ हो आते हैं। क्यों? प्रेम ने कहा, पर माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप? अरे कोई बात नहीं, इस उम्र में तो भगवान से जुड़े रहने दे। प्रेम जी ने कुछ नहीं कहा तो आरती जी ने कहा, पर माँ दीदी तो है ना घर पर, फिर आप रहने दे बेटा, ये कहने को तो मेरी बेटी है पर असली फर्स्ट बेटी वाली तूने ही निभाई है। इसे मेरी सारी बातें पुराने जमाने की लगती है, ना ही तो मुझसे बात करती है और ना ही कुछ, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है। बुआ जी उनको देखने लगी और अपना मुंह बनाने लगी। ऐसे ही बातें करते करते दिन खत्म हो गया। प्रिया ने सभी बर्तन समेटकर किचन पर रखी और तेल लेकर बुआ के कमरे की ओर बढ़ गई। वह कमरे की गेट पर आए और दरवाजा नोकिया तो बुआ जी ने उसे अंदर आने के लिए कह दिया। वह अंदर गई और बेड पर बैठकर बुआ जी के पैरों की मालिश करने लगी। यह कबीर के कमरे में कबीर अपना लैपटॉप पर काम कर रहा था। काम करते करते उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा और 12 बजे उसे तो प्रिया का भी ध्यान नहीं था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए लाइट वगैरह सब बंद कर दी। अभी उसे लेटकर 15 मिनट हुए होंगे कि दरवाजा हल्की सी खुला। कबीर जागी रहा था पर उसे पता चल चुका था कि कौन आया है, इसीलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली और वैसे ही चुपचाप लेटा रहा। प्रिया हल्के कदमों से अंदर आए और अपना कंफर्टर और तकिया लेकर बालकनी की ओर बढ़ गई और काफी थक चुकी थी। आज दिन भर का सफर, फिर खाना और फिर बुआ जी की मालिश। उसने जैसे तैसे कपड़े बदले और जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। कबीर भी शांत हो चुका था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके मन में प्रिया का आज का बिहेवियर आया। उसकी इतनी प्यारी से आरती गाना, उन बच्चों को वड़ा पाव खिलाना, बचे हुए पैसे दान पेटी में डाल देना। सोने को मजबूर हो गया कि कहीं प्रिया के बारे में उसकी कोई गलत राय तो नहीं, पर उसने अपने ख्यालों को झटका और कहा, ये सब उसकी चाल है और अपने आप को भोला भाला दिखाकर मेरे करीब आना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहकर वह सोने चला गया। अगली सुबह कबीर ने बालकनी का डोर बंद नहीं किया था, जिस वजह से प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आ चुकी थी। आज दादी, आरती जी और प्रेम जी को बाहर जाना था, इसीलिए वह पहले दादी के कमरे में गई और उनका जरूर का सभी सामान रखने में मदद की। फिर वह किचन में चली गई। उसने 3 कप चाय बनाई और 1 कप दादी को देने के बाद वह प्रेम जी और आरती जी के कमरे में बढ़ गई। प्रेम जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और आरती जी बैग पैक कर रही थी। उसने 1 कप प्रेम जी की ओर बढ़ाया, उन्होंने उसे ले लिया और दूसरा का आरती जी की ओर बढ़ाया और कहा, माँ और पेट के पहले चाय पीजिए और हमें बताते जाए, हम एक एक कर सभी सामान रख देते हैं। आरती जी ने मुस्कुरा दिया और उसे बताने लगी कि क्या क्या पैक करना है। वह भी जैसे वह बताती वैसे पैक करते जाती। फिर उसने कहा, ठीक है माँ, आप लोग चाय पीजिए, हम नाश्ते का देख कर आते हैं। फटाफट कमरे से बाहर निकल आए और सीढ़ियां उतरने लगी और किचन में चली गई। उसने देखा तो वहां आज कोई भी नहीं था। जो रोज मेड किचन में होते थे वह वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए उसने उसे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए नाश्ता बनाने की शुरुआत की। उसने आज पोहे, पनीर पराठा, साथ में दही और जूस, कॉफी सभी बनाए थे। आधे घंटे बाद उसने नाश्ता टेबल पर लगाया। अभी सभी लोग आए नहीं थे सिवाय दादी, आरती जी और प्रेम जी के, क्योंकि उन्हें जाना था, इसीलिए वे लोग जल्दी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद आरती जी ने कहा, बेटा अपना और कबीर का ध्यान रखना और अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और ऐसा बहुत कुछ उसने उन्हें समझाया। प्रिया ने भी मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और उन्हें भी अपना और प्रेम जी का ख्याल रखने का कहकर जाने के लिए कह दिया। वे लोग कर में बैठे और निकल गए। थोड़ी देर बाद दादी के लिए भी बस आ गई, जिनमें कई सारी बुजुर्ग महिला जो दादी की हो उम्र की थी वह लोग थी। दादी को भी प्रिया ने अपना ध्यान रखने के लिए और दवाएं वक्त पर लेने के लिए कहा और उनका सामान ड्राइवर से कहकर बस में रखवा दिया। दादी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और अपना ख्याल रखने का कहकर वह भी चली गई। प्रिया जब आई तो उसे याद आया कि आज को वगैरह कोई भी नहीं आया है, इसीलिए उसने सोचा कबीर को काफी कौन देगा। कुछ सोचकर वह किचन में चली गई और कॉफी बनाने लगी। फिर वह काफी लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने हल्के से दरवाजा खोला तो बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। वह समझ गई कि कबीर नहा रहा है। उसने कमरे को देखा तो कमरे में कंबल वैसे ही फैला हुआ था और बेड पर भी सिलवटी थी। स्पोर्ट्स शूज भी फैले पड़े थे। उसने कॉफी टेबल पर रखी और बेड ठीक किया। फिर उसने जूते भी उठकर क्लोजेट में रख दिए और मिरर के सामने आकर अपने बालों को ठीक करने लगी। गीले होने के कारण उसने सुबह उन्हें बांध दिया था, तो अब वह उन्हें खोलकर अच्छी तरह से कंघी कर रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और कबीर बस एक टॉवल लपेटकर बाहर आ गया। प्रिया की नजर उसे पर गई तो एक पल के लिए उसे पर ठहरसी गई। फिर उसने सोचा, नहीं प्रिया, ऐसे मत देख, वह तुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो तुझे उन्हें ऐसे देखने का कोई हक नहीं है। ये कहते वक्त उसके दिल में कहीं ना कहीं हल्का सा दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने अपने ख्यालों को झटका। जब कबीर की नजर उसे पर गई तो उसने बिना ध्यान दिए हुए अपने कपड़े पहने और टेबल की ओर देखा जहां कॉफी रखी हुई थी। वह कॉफी पीते हुए मेल चेक करने लगा और फिर तैयार होने लगा। प्रिया ने कब उठाया और नीचे चली गई। अब तक बुआ जी उठ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे चाय लाने के लिए कहा तो प्रिया ने उनके लिए भी चाय बना दी। नकुल और निष्ठा भी उठ चुके थे। अभी लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके थे। तभी वहां पर कबीर आया। वह बिना कुछ कहे जाने लगा तो प्रिया ने कहा, सुनिए। कबीर ने एक नजर उसकी ओर देखा और कहा, बोलो। तो प्रिया ने लड़खड़ाते हुए कहा, वह आपका नाश्ता। कबीर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूंगा। ये कहकर वह देश कदमों से बाहर चला गया। प्रिया ने भी फिर कुछ नहीं कहा। नकुल, निष्ठा, प्रिया और बुआ जी सभी ने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद निष्ठा ने प्रिया को कहा, भाभी हम
लोग आज घूमने चलने वाले हैं तो आप तैयार हो जाए। प्रिया ने अपना सर हमें हिलाया। वह जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वह कभी भी घर से बाहर नहीं गई थी, तो उसे बाहर जाने में हल्का हल्का डर लग रहा था, पर वह कहती किस इसीलिए स्नेहा कह दिया और ऊपर चली गई। यह नकुल ने मन ही मन कहा, आज तो चिड़िया को थोड़ा बहुत ही लूंगा, मेरे हाथ तरस रहे हैं इसके बदन को छूने के लिए। उसके मन में कुछ अजीब सी ख्याल चलने लगी। इस बात से प्रिया पूरी तरीके से अनजान थी। वह ऊपर कमरे में गई और एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर आई। साड़ी बेहद सिंपल थी, उसका ब्लाउज स्लीवलेस था। वह थोड़ा बहुत तैयार होकर निष्ठा के पास गई और कहा, ये चल जाएगा ना निष्ठा की हम कुछ दूसरा पहने। निष्ठा ने कहा, नहीं भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही है, रहने दीजिए। प्रिया ने भी फिर कुछ नहीं कहा। निष्ठा ने एक शर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप पहना था और नकुल ने भी एक ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहना था। वे लोग बाहर निकल गए तो नकुल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और प्रिया और निष्ठा पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक मॉल के आगे आकर रुकी तो निष्ठा ने कहा, भाभी पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद लंच कर मरीन ड्राइव चलेंगे। प्रिया ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया और निष्ठा के पीछे पीछे चलने लगी। नकुल प्रिया के पीछे ही चल रहा था और पीछे से उसकी साड़ी से जाती हुई कमर और पेट को देख रहा था। वे लोग मॉल के अंदर गए तो निष्ठा ने कहा, भाभी आपको जो लेना है आप ले लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ मिलेंगे। प्रिया ने भी हाँ कह दिया और मॉल को देखने लगी। यह मॉल काफी बड़ा था। प्रिया आज से पहले इतने बड़े मॉल में कभी नहीं आई थी, इसीलिए वह देख रही थी। निष्ठा भी शॉपिंग में बिजी थी और नकुल भी शॉपिंग करने का कर वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद प्रिया घूमते घूमते एक कोने में आ गई जहां उसे निशा दिखाई दी। उसे तो एक पल को अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर उसने दोबारा गौर से देखा तो उसे पता चला यह निशा ही थी। उसके साथ एक लड़का भी था। प्रिया उन्हें दूर से देख रही थी। वे दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे और हंस हंस के आपस में बातें कर रहे थे। प्रिया ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है तो क्या हुआ, निशा दी तो खुश है ना। ये कहकर वह मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह नकुल आ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वह गिर रहा हो और उसने सहारे के लिए प्रिया के कंधों को पकड़ लिया। जो कोई खड़ा ये सब किसी को वीडियो कॉल पर देख रहा था उसे इंसान की हाथों की मुट्ठियां कैसे गई। प्रिया भी एक पल को हड़बड़ा गई, फिर उसने छत से नकुल को अपने आप से दूर किया। प्रिया ने जैसे ही कबीर को पपिता उसने नकुल को ठीक से खड़ा किया तो नकुल उसे अजीब तरीके से देखने लगा। प्रिया भी अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, आप ठीक है। उसने अपना सर हमें हिलाया तो प्रिया उसे एक कदम दूर खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी तो नकुल ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रिया ने एक नजर उसकी और देखा जैसे पूछ रही हो कुछ काम है, तो नकुल में कुछ नहीं कहा और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। प्रिया हड़बड़ा गई, उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे हाथ हटाने लगी पर उसके हाथ की पकड़ काफी मजबूत थी। उसने कहा, अरे भाभी जी रहने दीजिए ना, हम देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है और अगर आप चाहे तो इससे भी कुछ आगे। वह उसके कमर पर हाथ रखकर सहलाने लगा। प्रिया को उसकी छुआ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने उसका हाथ हटाया और उसे कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, दूर हटिया मुझे। और वह वहां से जाने लगे तो नकुल ने कहा, मुझे पता है भैया आपसे ज्यादा प्यार नहीं करते और शायद वह आपको पसंद भी नहीं करते, तो अगर आप चाहे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। प्रिया ने जैसे ही सुना उसमें हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, हम आपके बड़े भाई की पत्नी है, हटिए हमारे रास्ते से। ये कहकर वो वह से जाने लगी। नकुल भी उससे देखकर हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट देने लगा। जो शख्स वीडियो कॉल पर ये सब देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। जैसे ही नकुल में उसके कंधे पड़े थे, कबीर ने गुस्से के मारे फोन कट कर दिया था, इसलिए उसने कबीर की यह हरकतें नहीं देखी थी। ओके मन ही मन बोला हो तो ये लड़की चरित्रहीन भी है, इसी ना नकुल को फंसाया होगा और नाकुल तो है ही लड़कीबाज, कैसी लड़की से शादी कर दिया मैंने। मेरी और कह रही थी बहुत संस्कारी है, यही संस्कारी है इसके, फिर मुझे क्या, पर अगर इसकी वजह से मेरी इज्जत पर कोई दाग आया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथों की मुठिया बिजली। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर उसका आदमी आया और बोला, सर हमने उसे अभी भी हेल में रखा है, उसका क्या करना है। नकुल ने कहा, मार दो, वह साला ऐसे ही आदमियों को भेजता है। कबीर सिंघानिया को मारने पर उसे यह नहीं पता कि मुझे करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कहकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे आदमी ने अपना सिर हमें हिलाया और वहां से चला गया। यह माल में प्रिया अब काफी घबरा चुकी थी। उसे नकुल की बातें अपने कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, है भगवान अब हम क्या करें, इस आदमी की नीयत हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ये कहकर वह चली जा रही थी तभी सामने से आते हुए एक आदमी से टकरा गई। उसने उसकी और बिना देखे कहा, सॉरी सॉरी। यह कहकर वह आगे बढ़ गई पर वह आदमी उसे जाता हुआ देखे रहा। निष्ठा वह मौजूद थी जहां उसने शॉपिंग के बाद प्रिया को आने के लिए कहा था। वह वहां गई और निष्ठा से कहा, हो गई तुम्हारी शॉपिंग। निष्ठा के हाथों में 8-9 शॉपिंग बैग थी। उसने कहा, हाँ भाभी हो गई है, पर यह क्या, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। तो प्रिया ने कहा, नहीं नहीं हमें कुछ पसंद ही नहीं आया इसीलिए हमने कुछ नहीं लिया, चलो चलते हैं। तो प्रिया ने कहा, भाभी पहले लंच करते हैं फिर मरीन ड्राइव जाएंगे। तो प्रिया ने कहा, निष्ठा अभी रहने देते हैं ना, वैसे भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम घर जाना चाहते हैं। निष्ठा ने भी कुछ नहीं कहा और अपना सर हमें हिला दिया। वो गाड़ी की तरफ बढ़े। नकुल पहले से ही गाड़ी में मौजूद था और वह प्रिया को देखकर जहरीले मुस्कान दे रहा था। प्रिया के हाथों की मूर्तियां काश गई, उसकी पकड़ अपने साड़ी पर जड़ हो गई। वह धीरे कदमों से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। निष्ठा भी आकर बैठ गई। प्रिया ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और चुपचाप बैठी थी। नकुल और निष्ठा कुछ ना कुछ बातें किए जा रहे थे पर नकुल रह रहकर मिरर में से प्रिया को देख रहा था जिससे प्रिया को काफी डर लगने लगा था। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन कभी महसूस नहीं की थी। जैसे तैसे वाले लोग घर पहुंच गए। प्रिया तुरंत गाड़ी से निकालकर अपने कमरे की ओर चली गई और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर
बाथरूम में चली गई और चुपचाप बाथरूम की एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब हल्की सी नमी आ गई थी। उसने मन ही मन कहा, अब किसको बताएं हम उसकी इरादे क्या इन्हें बता दे, पर वह तो उनका भाई है, वह कैसे हमारी बात पर यकीन करेंगे, वैसे भी वह हमें लालची और न जाने क्या क्या समझते हैं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कोई बात नहीं प्रिया, उससे दूर रहना और उससे बात ही मत करना, हाँ ये ठीक रहेगा, और जब तक मन नहीं आ जाती तब तक तो उससे दूर रहने में ही भलाई है। ये कहकर वह अपने आप को दिलासा देने लगी और थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आ गई। उसका नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा दिए और वह मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी, वह वही सो गई और जब उसकी आंख खुली तब शाम के 6 बज चुके थे। उसने मन ही मन कहा, हम इतनी देर तक सोते रहे। फिर उसे थोड़ी देर पहले हुआ सब कुछ याद आने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और फ्रेश होकर नीचे चली गई। इस वक्त हाल में कोई भी नहीं था। वह किचन की तरफ चली गई, किचन में कोई भी नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और खाना बनाने लगी, तभी उसे पीछे से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। ये सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे कबीर खड़ा हुआ था। उसे देखकर वह थोड़ी घबरा गई और किचन के स्लैब से चिपक गई। नकुल धीरे धीरे अंदर आया और सीटी बजाते हुए पानी की बोतल फ्रिज में से निकलने लगा। वह अपनी तिरछी निगाहों से प्रिया को देख ही रहा था। प्रिया भी उसे अपनी घबराई नजरों से देख रही थी। वह उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तो क्या सोचा आपने मेरे ऑफर के बारे में मेरी प्यारी भाभी? उसने प्यारी पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। प्रिया ने कहा, देखिए हम कह रहे हैं आप हमसे दूर रहिए, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है और आपको शर्म नहीं आती? हम आपकी भाई की बीवी है और आप हमारे साथ इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। ये कहते वक्त वह हल्का सा कांप रही थी तो नकुल हंसने लगा और कहा, भाई की बीवी और कम ऑन, मैं सब जानता हूँ, भाई ने तुम्हें उसे कर लिया है तो तुम मेरे साथ तो वह सब कर ही सकती हो, और तुम अगर भाई से डर रही हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि भाई को हमारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। प्रिया ने कहा, दिखे तो रही है हमसे। नकुल ने कहा, ठीक है, अब जब उंगली सीधी जी से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी होगी, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वह वहां से चला गया। प्रिया कांपने लगी, उसके मन में डर बैठ चुका था। वह डरते डरते सब्जियां कट रही थी, अब उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे खाना तैयार किया और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। अब तक 8:30 बज चुके थे और कबीर भी घर आ चुका था। प्रिया हॉल में चुपचाप अकेली बैठी थी, वह किसी गहरी सोच में थी। कबीर ने एक नजर उसे देखा और उसे दोपहर में हुई बातें याद आने लगी और उसने उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कदम ऊपर की ओर बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद बुआ जी आई और निष्ठा भी आ गई। नकुल नहीं आया था, इस बात से प्रिया को थोड़ी राहत थी और कबीर भी आ गया। प्रिया ने सभी को खाना भरोसा और खुद भी थोड़ा सा खाना लेकर खाने लगी, पर वह कहीं सच में घूम। कबीर ने यूं कहीं खोया हुआ देखा पर कुछ कहा नहीं। प्रिया भी धीरे धीरे खाना खा रही थी। वह काफी कम खाना खाती थी, इसीलिए वह देखने में किसी 16-17 साल की लड़की की तरह ही लगती थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, पर जिंदगी ने उसके साथ इतनी नाइंसाफी की थी कि उसको अब अपने होने से भी डर लगने लगा था। वह इसी सोच में थी कि तभी उसके कानों में निष्ठा की आवाज आई, भाभी भाभी। प्रिया जैसे होश में आई, उसने चक्कर निष्ठा और देखा, आपने कुछ कहा? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है भाभी? तो प्रिया ने कहा, जी कहीं नहीं कहीं ना, क्या कह रही है आप? तो निष्ठा ने कहा, आज तो हमारा घूमने रहेगी गया, हम फिर कभी चलेंगे। प्रिया ने मुस्कुराकर हमें से हिला दिया। कबीर उसके इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। वह थोड़ा सा खाना खाकर उठ गई और बर्तन से मिटाने लगी। उसने किचन भी क्लीन कर लिया और अपने भीमे कदमों से कमरे की ओर बढ़ने लगी। वह अपने कमरे में पहुंची। कबीर बेड पर बैठकर कुछ काम कर रहा था, उसका ध्यान उसे पर था ही नहीं। वह अपनी सोच में गुम। क्लोजेट में गई और कपड़े चेंज कर बालकनी की ओर चली गई और कोने में सिमट कर बैठ गई। वह आसमान की ओर देख रही थी और मन ही मां बोली, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब क्या करूं मैं? अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी यहाँ नहीं है, वरना हम उनसे कह देते, वह हमें थोड़ा बहुत समझ लेती है। ये कहकर वह आसमान को एक तक देखने लगी। उसके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह नींद की आगोश में चली गई। कबीर भी उसे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सोने चला गया। अगला दिन सुबह सब कुछ ठीक था। कबीर भी ऑफिस जल्दी चला गया था। निष्ठा और बुआ जी भी आज कुछ काम से बाहर गई हुई थी और नकुल तो सुबह ही बाहर चला गया था। प्रिया थोड़ी बुझबुझी सी थी, उसके दिमाग से अभी भी नकुल की कही हुई बातें नहीं निकल रही थी। वह किचन में काम ही कर रही थी, तभी में गेट हल्के से खुला और कोई अंदर दाखिल हो गया। वो शायद जानता था कि प्रिया इस वक्त कहाँ होगी और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा। प्रिया अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने पीछे किसी की होने का अंदाज ही नहीं हुआ। उसे आदमी ने दिया कि मुंह को कसकर दबाया और उसे कमर से पकड़ लिया। प्रिया एक पल को चौंक गई, उसने कसमस आना शुरू किया। उसे आदमी ने उसे उठाकर घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया और वहां एक कमरे में ले आया और उसे बेड पर धकेल दिया। प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी तो वह देखकर हैरान रह गई। वह नकुल खड़ा था, वो इस शैतानी मुस्कुराहट से प्रिया को देख रहा था। प्रिया उसे देखकर काफी डर गई। वह पीछे होने लगी और बोली, आप ही क्या कर रहे हैं? नकुल ने कहा, भजन करने लाया हूँ आपके यहाँ। अरे मेरी प्यारी भाभी, आप इतनी भी भोली तो नहीं हो सकती ना। खैर, मैं आपको कल ऑफर दिया था, आपने तो उसे अपनाया नहीं, पर मुझे तो आप कोई भी कीमत पर चाहिए थी ना, बस इसीलिए। अब घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। तो अगर तुम कॉपरेट करती हो तो दोनों मजे करेंगे, वरना जबरदस्ती करने में तो मुझे महारत हासिल है।
प्रिया उसकी बातें सुनकर काफी डर गई थी। उसने कहा, भैया भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमने आपका कुछ नहीं किया और हम किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, हमें डर लग रहा है, प्लीज प्लीज। ये कहकर वह लगभग गिरने लगी पर नकुल पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने अपने शर्ट के बटन खोल दिए और शर्ट झाड़ से निकाल कर फेंक दी। प्रिया ये देखकर और डर गई और वह बेड से उठकर भागने को हुई कि कबीर ने उसे पकड़ लिया और फिर से बेड पर गिरा दिया और इसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसको किस करने की कोशिश करने लगा। प्रिया अपना सर काफी वह घूम रही थी और अपने हाथ और पर भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, गले पर कसकर काट लिया। प्रिया की एक जोरदार चीज निकल गई, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वह नहीं नहीं कहकर चिल्ला रही थी पर नकुल पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। प्रिया ने उसे एक जोर से लात मारी जिससे वह बगल में गिर पड़ा और प्रिया भागने को भी तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी खींचातानी में प्रिया के हाथ का बाजू फट गया। वह बाहर जाने की हुई तो नकुल ने उसके बाल पकड़ लिए और बोला, साली तू ऐसे नहीं मानेगी ना। ये कहकर उसने उसकी गाल पर एक दो थप्पड़ भी मार दिए। वह थप्पड़ इतनी जोर के थे कि प्रिया एक पल को सुनते रह गई। उसने उसे फिर से बेड पर धकेल दिया और आगे बढ़ाने को ही हुआ। प्रिया अभी चिल्लाए जा रही थी तभी कोई दरवाजे पर आया और झट से नकुल को खड़ा किया। प्रिया ने जैसे ही देखा तो उसके आंसू और तेज बहने लगे। सामने कबीर खड़ा था जो अपनी लाल आंखों से नकुल और प्रिया को घूर रहा था। प्रिया उठकर कुछ कहने को ही हुई उससे पहले ही नकुल बोल पड़ा, भाभी अब भाई से छुपाने का कोई फायदा नहीं, अब भाई चाहे मुझे मरे या कुछ भी कहे मैं उसे बता दे रहा हूँ। प्रिया हैरानी सिर्फ नकुल की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो क्या कह रहे हो तुम। तो नकुल ने कहा, भैया मैं जब से यहाँ आया हूँ भाभी मुझे देखती रहती है और मुझे चिपकने की भी कोशिश करती है। कल तो उन्होंने मुझे मॉल में जब मेरा पर अटक गया और मैं देखने के लिए उनको पकड़ लिया तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने साथ और भी कुछ करने दे सकती हो और उन्होंने मेरा हाथ कमर पर रखा। मैं कल को हड़बड़ा गया, रात को भी भाभी डिनर के बाद मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी बस एक बार की बात है। मुझे तो ये सब काफी घिनौना लग रहा था पर माफ कीजिएगा भैया, मैं भाभी को देखकर बह गया था और अभी भी जब घर पर कोई नहीं था तो इन्होंने मुझे कॉल कर बुलाया और यह सब। ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया। कबीर जैसे लगभग उसके बातों में आ ही चुका था। प्रिया तो ये सब सुनकर सदमे में जा चुकी थी। उसने कहा, नहीं नहीं ये झूठ कह रहे, हमने कुछ नहीं कहा किया, ये तो कल से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और पहले दिन से तो ये हमें घर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। अभी भी इन्होंने हमें किचन से पकड़कर यहाँ ले आए और हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, वह तो आप आ गए, वरना। प्रिया इतना ही कह पाई थी कि उसके गालों पर एक थप्पड़ पड़ा। कबीर ने जैसे उसकी हालत पर गौर ही नहीं किया था। प्रिया लड़खड़ाकर नीचे गिर गई तो कबीर ने नकुल की ओर देखा और बोला, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वह तो तुमने मुझे सब कुछ सच कह दिया इसलिए तो मैं माफ कर रहा हूँ, वरना तुम्हें ये जिंदा दफन देता और अगर आज की बात तुम मुझे यह नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नकुल के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई पर यह मुस्कान कबीर नहीं देख पाया। उसने अपना शर्ट उठाया और वहां से चला गया। कबीर ने प्रिया की ओर देखा जो अपने आंसू भरी आंखों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने उसकी बाजू से पकड़ा और कहा, लालची तो तुम पहले सी हो पर अब तुम कैरेक्टरलेस भी मेरी नजरों में साबित हो चुकी हो। प्रिया ने कहा, नहीं हमने कुछ नहीं की, नहीं कर पाई थी कि। कबीर ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप। उसने वह इतनी तेज कहा था कि पूरे विला में उसकी आवाज गूंजने लगी। उसने कहा, तुम्हारे अंदर जो जवान का जोश भरा पड़ा है उसे मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर उसने बिना उसकी हालत को गौर किया उसे खींचकर विला से बाहर ले गया और कर में धकेल दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर तेजी से कर चलने लगा। प्रिया ने कहा, सुनिए ना, हमने कुछ नहीं किया। कबीर ने कहा, चुप, एकदम चुप, अगर तुम्हारे मुंह से शब्द निकला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। प्रिया डर कर और सहम गई और वह एकदम चुप हो गई। अब उसकी जैसे पूरी उम्मीद टूट चुकी थी। उसे पहले ही अंदाजा था कि कोई उसके बात पर यकीन नहीं करेगा पर अब उसका ये डर सही साबित हो चुका था। वह चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। कबीर की गाड़ी उसके विला के आगे आकर रुकी। कबीर तुरंत बाहर निकाला और प्रिया को बाजू से पकड़कर विला के अंदर घसीट कर ले जाने लगा। वह खड़े बॉडीगार्ड प्रिया को अजीब नजरों से देख रहे थे। कबीर उसे एक कमरे में ले आया और उसे अंदर धकेल दिया और फिर उसके एक हाथ और एक पांव को जंजीर से बांध दिया। वह जंजीर इतनी छोटी थी कि उसका हाथ थोड़ा सही हल पा रहा था और पांव की जंजीर भी इतनी छोटी थी कि वह बस दो कम ही चल पाए। प्रिया काफी डर चुकी थी। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं, आपको खोले हमें। कबीर ने उसकी जबड़े को कसकर पकड़ जिससे उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसने कहा, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अब ये बड़ी रहोगी तो सारी गर्मी निकल जाएगी। बंद कर दिया, बालकनी का दरवाजा भी बंद कर दिया और लाइट भी बंद कर दरवाजे को बाहर से लॉक कर चला गया। प्रिया चिल्लाती रही, रुकिए रुकिए, हमने कुछ नहीं किया, रुकिए प्लीज सुनिए तो, हमने कुछ नहीं किया। वह काफी चिल्ला रही थी पर कबीर तो तब सुनता ना। जब वह ये होता वह तो अपने गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। वह काफी गस में था। अब उसके आंखों के सामने अगर कोई आ जाता तो उसका मरना पक्का था। वह ड्राइविंग करते हुए अपने घर पहुंचा। वह तो उसकी एक जरूरी फाइल घर रह गई थी, इस वजह से उसे आना पड़ा। वह तो किसी को भेज ही रहा था पर न जाने क्या सोचकर वह खुद ही आ गया और उसे जो देखने मिला उससे उसका गुस्सा आसमान छू चुका था। ये प्रिया चिल्लाते चिल्लाते थक गई और वह नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस इसी बात की रट लगाई जा रही थी। यह अभी सुबह से शाम हो चुकी थी। कबीर का गुस्सा आप लगभग शांत हो चुका था। उसे तो ये याद भी नहीं था कि प्रिया नाम की कोई लड़की भी थी। वह आज घर नहीं गया क्योंकि उसे अर्जेंट मुंबई से बाहर जाना पड़ा था। ये प्रिया अब अंधेरे से गिरे कमरे में दरी सेमी बैठी हुई थी। उसके हाथ की चेन इतनी छोटी थी कि वह ठीक से लेट भी नहीं पा रही थी। वह जैसे तैसे जमीन पर लेट गई। इसका एक हाथ टंगा हुआ था
और यहाँ कबीर अपनी मीटिंग में व्यस्त हो चुका था। अगले 2 दिन तक आरती जी और दादी जी घर पर नहीं थे, इसीलिए उन्हें यह नहीं पता था कि यह क्या हो चुका है। कबीर भी बिल्कुल फ्री था, उसके दिमाग से तो प्रिया का ख्याल निकाल चुका था। यहाँ अब लगभग तीसरा दिन निकल चुका था। प्रिया को वहाँ बैठे बैठे अब तो उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वह लगभग बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। उसे काफी प्यास और भूख भी लग रही थी और रूम में काफी अंधेरा और गर्माहट भी थी, जिस वजह से उसे पसीने भी आ रहे थे। वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बैठी थी। 2 दिन बाद जब कबीर घर पहुंचा तो घर में इस वक्त आरती जी और दादी जी सोफे पर बैठी हुई थी। वह उनकी ओर गया तो आरती जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे कबीर बेटा तुम आ गए। वह देखने लगी और बोली, प्रिया का है बच्चा। प्रिया ये नाम सुनते ही जैसे कबीर के दिमाग में कुछ आया। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव बदले पर उसने कहा, वह अपने मामी की यहाँ गई है। आप भी घर पर नहीं थे तो अब तक बुआ जी भी जा चुकी थी, निष्ठा भी जा चुकी थी और नकुल तो उसी दिन चला गया था। आरती जी ने अपना सर हमें हिलाया तो कबीर ने कहा, मन में आता हूँ। तो आरती जी ने कहा, अरे अभी तो आया है, अभी कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, काम है, जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। ये कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसने तेज कदमों से गाड़ी अपने विला की ओर बढ़ा दी और बाहर निकल आया। वह जल्दी जल्दी उसे कमरे की ओर गया और उसने दरवाजा खोल। कमरे में काफी शांति थी और कमरे में काफी गर्म हवा भर चुकी थी और इस गर्मी के महीने में उसे कमरे में रहना मुश्किल था। कबीर ने लाइट ऑन की तो सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्रिया का एक हाथ ऊपर टंगा हुआ था और वह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और गाल भी काफी लाल हो चुके थे। चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी, कुछ बोल भी चिपक चुके थे और वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। कबीर उसकी ओर गया तो प्रिया ने अपनी आंखें हल्की सी खोली तो काफी उजाले के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। कबीर ने उसके हाथ को खोल तो उसके हाथ पर काला निशान पड़ चुका था जो काफी बड़ा नजर आ रहा था। उसके गोरे हाथों पर उसका हाथ जद से नीचे गिर पड़ा और प्रिया के मुंह से एक आन निकल गई। उसने उसका पाँव भी खिला और ऐसी भी चालू कर दिया। प्रिया को अब थोड़ी राहत महसूस हुई पर कबीर ने उसे अब तक हाथ भी नहीं लगाया, बस उसे खोलकर उसे देखने लगा। प्रिया ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली और की कोशिश करने लगी। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने अपने पैरों को और हाथों को समेट लिया और उठकर बैठ गई। उसने अब इतनी भी जान नहीं थी कि वह कुछ कह सके। उसके मुंह से धीमे में से निकला, पापा पानी दे दो। कबीर ने यह वह देखा तो उसे कमरे में पानी नहीं था। वह कमरे से बाहर निकल गया और पानी ले आया और उसकी ओर ग्लास बढ़ा दिया। प्रिया ने अपने दूसरे हाथ से ग्लास लिया क्योंकि जो हाथ उसका ऊपर बंद रखा था वह बिल्कुल हिला नहीं पा रही थी, उसमें काफी दर्द हो रहा था। प्रिया ने अपने कपते होठों से पानी पिया। वह इतना तेज पानी पी रही थी कि एक पल को उसे खांसी आ गई। उसने गिलास आगे बढ़ाया और लड़खड़ाते हुए बोली, और चाहिए? कबीर ने जग से पानी उसके गिलास में डाल प्रिया वह भी जल्दी जल्दी पर गई और बोली, और चाहिए? कबीर ने बिना कुछ कहे उसे वह पानी दे दिया। प्रिया ने भी पानी पी दिया। वह लगभग 4-5 गिलास पानी पी चुकी थी, अब गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने कांपते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए, हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमें बहुत डर लगता है, हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं। ये कहकर वह कबीर की ओर देखने लगी। कबीर भी उसी को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश की पर उसका दूसरा हाथ तो जैसे उसे फिल ही नहीं हो रहा था। उसने जैसे तैसे हाथ जोड़ी और बोली, प्लीज प्लीज। कबीर उसके सामने बैठ गया तो प्रिया शहर गई। उसे लगा वह फिर से उसे मारेगा। कभी उसकी ओर देखने लगा कि और देखा कि दोनों गालों पर उंगलियों के निशान थे, पर एक गाल पर कुछ ज्यादा ही निशाना था क्योंकि उसे गाल पर कबीर ने और नकुल में दोनों ने उसे थप्पड़ मारे थे। उसकी फोटो के किनारे पर हल्का सा खून लगा हुआ था। वह अपनी डरी निगाहों से कबीर को देख रही थी। कबीर ने उसका होलिया देखा, फिर उसकी नजर उसके गले पर गई जहां काटने का निशान था। अब वह काला पड़ चुका था और आसपास से लाल भी हो चुका था, जो उसकी गोरी गर्दन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब जाकर उसकी नजर उसके कपड़ों पर गई। उसके बाजू पर भी खरोच के निशान थे और एक स्लीव भी फटा हुआ था। कबीर उसकी नजदीक गया तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोली, ठीक है, मत ले जाएगा पर मारिएगा मत। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। कबीर ने उसे देखा और उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उसने उसे बाथरूम में छोड़ा और बोला, तुम फ्रेश हो जाओ। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आगे का जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें तो इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। थैंक यू। उसने